हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज में आज ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की मिट्टियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के किस किस एरिया में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी लगाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का ये एक पॉलिटिकल मैप है। आज इस मैप में हम जानने वाले हैं कि भारत के कौन कौन से प्रकार की मिट्टियां और कौन कौन किस किस जगह पाई जाती हैं। इससे पहले यदि आप पहले थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर मिट्टियों के अध्ययन के बारे में क्या कहा जाता है। तो अगर भारत की मिट्टियों की बात करें तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में पेडोलॉजी और हिंदी में मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो मिट्टी के जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, उसने क्या किया, भारत की जो मिट्टियां हैं उनको 8 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी मिट्टियां हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। इसके साथ साथ जो मिट्टी होती है उसको एक और स्केल के द्वारा नापा जाता है। उसको इसको एक पीएच मान के आधार पर भी मापा जाता है। मिट्टी का पीएच मान के आधार पर मापा जाता है। पीएच मान में यदि मिट्टी पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है और जो उसका मिडिल पॉइंट होता है वो 7 होता है। यदि मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7 के बीच में है तो मिट्टी क्या होती है? कृषि योग्य भूमि बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन उसका यदि मिट्टी का पीएच मान 6 से कम होता है या 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस मिट्टी में क्या होती है? कृषि योग्य भूमि मतलब बहुत ही उर्वरा शक्ति कम होती है। और साथ ही साथ अगर इस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा भी है तो भी उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तब अगर मिट्टी अगर 7 पीएच मान से कम है तो मिट्टी को क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा बोलते हैं। और यदि उसके पीएच मान क्या है? 7 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा बोलते हैं। अब मिट्टी हमारी अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा हो गई। ठीक है, अब मिट्टी को हमको अच्छे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए कि यदि मिट्टी क्या है, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय पक्का वो मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तो अम्लीय मिट्टी को अब उसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। क्या? चूना मिलाया जाता है मिट्टी को। अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है तो उसको कृषि योग्य चूना मिला देंगे। वो भी एक नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है जिससे उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो जाए तो क्या होगा? मिट्टी क्या हो जाएगी? हमारी कृषि योग्य हो जाएगी। ठीक है, और यदि उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है यानी कि 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, अब उसको क्या बनाना है? कृषि योग्य बनाना है हमको, यानी कि उसका पीएच मान क्या करना है? कम करना है। उसका पीएच मान कम करने के लिए क्या करेंगे? उसमें उस मिट्टी में क्या करेंगे? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? वापस से पुनः 6 से 7 हो जाता है। और उस जिप्सम का प्रयोग, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो जिप्सम और चूना का प्रयोग है उसका प्रयोग नियंत्रित मात्रा में किया जाएगा। तभी क्या होगा? मिट्टी के लिए क्या होगा? बहुत ही फायदेमंद होगा और कृषि क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मिट्टियां हैं इनमें जो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी है, विशेषकर एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी ये जो मिट्टियां हैं, ये मरुस्थलीय मिट्टी आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, मरुस्थल में पाई जाएगी। जैविक मिट्टी, वनी मिट्टी, वन में पाई जाने वाली मिट्टी। तो ये मिट्टियां कुछ खास, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो हम आज वीडियो में सिर्फ इन्हीं चारों मिट्टियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो पहले मैं आपको भारत के मैप में बता दूं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये भारत के मैप है। इसमें ये वाला एरिया जो जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जितना भी पर्वतीय इलाका है भारत का, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर वाला हो गया और पंजाब हो गया, पंजाब बॉर्डर हरियाणा, और ये उत्तराखंड का कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश के ये पूर्वी इलाका, पश्चिमी और उत्तरी इलाका, इसके साथ ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो भी एरिया है, सिक्किम वाला आता है, ये सब कहता है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसके साथ जो ये राजस्थान वाला एरिया है और इसके साथ ये पश्चिमी वाला यूपी का एरिया और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी एरिया और गुजरात का भी जो कुछ उत्तर एरिया है, इस क्षेत्रों में भी ये मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मरुस्थलीय मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है,
अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी का जो स्थान है वो यहाँ पंजाब से लेकर के फैला है, यहाँ असम तक फैला हुआ है। सबसे ज्यादा एरिया इसी जलोढ़ मिट्टी का भारत में, जो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा एरिया लगभग 43% एरिया कवर रखा है भारत का, तो कौन किस मिट्टी ने, जो जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद यदि बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी भी 25% एरिया लगभग पाया जाता है, और इसका जो मध्य प्रदेश और या छत्तीसगढ़ के आसपास का ये क्षेत्र है, यहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये पूर्वी इलाका है, यहाँ पे भी लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नीचे का जो एरिया, यहाँ पे भी काफी सीमा तक लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लगभग कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अगर छोड़ दें तो इसके साथ लगभग सब जगह यहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत में। अब बात करें लैटराइट मिट्टी की, तो लैटराइट मिट्टी का जो विस्तार है भारत में, वो लैटराइट मिट्टी पश्चिमी और पूर्वी घाट, यानी कि पश्चिमी पूर्वी घाट के एरिया में हद तक पाई जाती है। इसके साथ ही गारो खासी और जयंती की पहाड़ियों के पास जो जगह पाई हल्की सी, वहाँ पे भी मेघालय वगैरह एरिया, जो वहाँ पे भी काफी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात वाला एरिया हो गया, दक्कन ट्रैप मालवा का पठार हो गया, यहाँ पे भी काफी बहुत ज्यादा, और इसके साथ ये दक्कन ट्रैप वाला एरिया जो होगा, यहाँ पे क्या होता है काली मिट्टी का विस्तार है। साथ साथ यूपी के जो कुछ पश्चिमी यानी कि जो हिमालय पर्वत का दक्षिण वाला पार्ट है यूपी, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का, यहाँ पे भी काफी हद तक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेजर पार्ट हो गया जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी का, अगर भारत में मिट्टी किस किस स्थान पाई जाती है। ये ऊपर वाले एरिया में पाई जाने मिट्टी पर्वतीय मिट्टी हो गई, ये राजस्थान वाला एरिया ये हो गई मरुस्थलीय मिट्टी। इसके साथ साथ जो ये जलोढ़ मिट्टी का स्थान यहाँ पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसके साथ जो लाल मिट्टी का विस्तार भी काफी हद तक पाया जाता है, लगभग आधा मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर पंजाब सॉरी वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया नीचे की, और अगर नीचे आए केरला वाला एरिया, ये सब लाल मिट्टी का हो गया। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी का ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला एरिया, ये वाला सारा ये क्या हो गया, लेटराइट मिट्टी का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी का थोड़ा सा पोर्शन मेघालय की ओर भी है, यहाँ पे गारो खासी जयंती की पहाड़ी पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी महाराष्ट्र हो गई, मुंबई वाला एरिया काफी हद तक, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी का भी कुछ जो दक्षिण एरिया है, और राजस्थान का भी जो दक्षिण एरिया, यहाँ पे भी काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जगह थी जहाँ पे भारत के मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। चलिए अब एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल भी कहते हैं, सोयल भी कहते हैं। ये लगभग 20% भारत के 43% भाग पे पाई जाती है। ठीक है, ये 24% नहीं है, लगभग 43% पार्क पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे ज्यादा भाग में पाई जाती है। मैंने अभी बताया ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, क्योंकि नदियों द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाती है। जब मैंने नदियों वाला लेक्चर बताया था तो आपको बताया था कि मिट्टियों बहा के नदियां लाती हैं। तो यदि आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप मिट्टियों वाला चैप्टर जरूर देख लें, जिससे आपको ये मिट्टी वाला जो नदियों वाला चैप्टर है उस पे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए नदियां, जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत सारे बहा के लाती है, बहुत सारे पदार्थ, और उस पदार्थों में क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है कि किसी एरिया से बह जाती है तो बाढ़ के कारण क्या होता है, वहां पे जितनी फसल होती है सारा का सारा बहा के ले जाती है, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसलिए जो मिट्टी होती है उसमें जलोढ़ की मात्रा पोटास की मात्रा बहुत होती है। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भी दो प्रकार की होती है। मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि जो नदियों के पास वाला जो बाढ़ वाला पीड़ित इलाका है और उसके आसपास का जो एरिया, वो क्या होगी, वहां पे नवीन जलोढ़ मृदा होगी। उसको नवीन जलोढ़ मृदा होगी तो उसको क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, क्योंकि नवीन है तो उसमें खाद से खादर की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, और देखो जो ये वाला एरिया, यहाँ से भी तो नदियां कभी ना कभी निकली होंगी, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये मिट्टी क्या होती है, कृषि के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है, और इस मिट्टी में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो उर्वरक की दृष्टि से तो क्या होता है, गेहूं, मक्का और दलहन, इन तीनों फसलों के लिए क्या होती है, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। साथ साथ धान की खेती भी के लिए भी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में डिस्कस किया। चलिए अगला देखते हैं। अगली बात करें काली मिट्टी की। काली मिट्टी का पोर्शन मैंने बताया भारत में कहाँ, महाराष्ट्र हो गया, और जो गुजरात वाला तटीय एरिया वहां पे पाई जाती है। इसके कई सारे नाम है। रेगुर मिट्टी हो गई, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी क्या होती है, बेसाल्ट चट्टानों से होती है, बेसाल्ट चट्टानों से होती है निर्माण होता है। अभी बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण कैसे होता है वो भी आपको समझाना पड़ता है। जैसे
कोई भी ज्वालामुखी हो गया, जैसे उसका उद्गार होगा, उद्गार होने के बाद क्या होता है, पृथ्वी में आपको पता है बहुत सारी परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर। जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लावा निकलता है, जब लावा बाहर निकल के ठंडा होने लगता है, जो ठंडा होकर जो यहाँ पे चट्टानें बनती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। लेकिन कुछ लावा क्या होता है, वो पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाता है और वो नीचे जम जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं चट्टानों को। तो ये जो नीचे जम जाती है पृथ्वी की सतह से, ये मान लो जो ये लेयर है पृथ्वी की, ठीक है, और इस लेयर के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ऊपर वाला जो लेयर के ऊपर का पोर्शन है, तो वो तो क्या हो गया, बेसाल्ट चट्टानों का हो गया, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, ग्रेनाइट चट्टानों का हो गया। जो बेसाल्ट चट्टानों वाला पोर्शन है, इससे किस मृदा का निर्माण होता है, इससे काली मृदा का निर्माण होता है। लेकिन जो नीचे वाला ग्रेनाइट वाला पतना, इससे लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और देखते हैं काली मिट्टी के बारे में और डिस्कस करें, तो जो काली मिट्टी है इसमें क्या होगी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम जाना जाता है। ये मिट्टी जो होती है, इसको कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बम्बई वाला एरिया होगा, जो भी गुजरात महाराष्ट्र का, वहाँ पे सूती वस्त्रों के बहुत सारे कारखाने पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कपास की बहुत ज्यादा अधिकता में खेती की जाती है। क्योंकि जब कपास की खेती की जाती है तो इसलिए इस मिट्टी को किस नाम से, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी में क्या होता है, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अच्छी मात्रा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली मिट्टी के बारे में बात करें तो वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या होता है, लाल रंग। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड की कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। यानी कि आयरन Fe की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लाल मिट्टी में, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो इस मिट्टी का निर्माण है, ये कायांतरित सेलों के कारण होता है। कायांतरित सेल क्या होती है, जो जो आग्नेय सेल हो गई, अवसादी सेल होती है, इनके जो पुनः परिवर्तन के कारण क्या होता है, रूपांतरित सेल या कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। तो उन्हीं के जो टूट फूट के कारण ये मिट्टी का निर्माण होता है लाल मिट्टी का, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिट्टी क्या होती है, उर्वरता विहीन होती है, लगभग उर्वरता विहीन नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें जो होती है, अगर कपास, दाल और मोटे अनाज और खासकर जो दलहन होता है, वो उसकी काफी अच्छी खेती की जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अम्लीय मृदा होती है। अब चूना मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, मैंने आपको लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि इसका पीएच मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब 6 या 7 के बीच में पहुंच जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अच्छी उर्वरक हो जाएगी। ये अगर भारत में बात करें, ये मिट्टी कहाँ कहाँ है, तो ज्यादातर एरिया जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, केरल वाला एरिया है, वहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और आगे देखते हैं। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी होती है, ये क्या होती है, खुरदुरी होती है मिट्टी, लाल और खुरदुरी मिट्टी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में ज्यादातर बागवानी फसलें जैसे कि कहवा हो गया, चाय हो गई, इनकी काफी अच्छी खेती की जाती है। और जो भारत का जो पूर्वी तट या पश्चिमी तट वाला एरिया है, यानी कि मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये वाला एरिया में क्या होती है, मिट्टी अच्छी प्रमुख मात्रा में पाई जाती है। और ये इस मिट्टी क्या होती है, खासकर खेती के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि इसमें आयरन सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बात करें। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है, क्योंकि वो मरुस्थलीय मिट्टी, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं एरिया। तो मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी का जो क्षेत्र है, तो राजस्थान को आपने देख ही लिया होगा। मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है। पहली पॉइंट्स, इसमें क्या होगा, मिट्टी में ज्यादातर क्या होता है, दलहन खेती, सरसों हो गया, और जो बाजरा, मक्का, इन्हीं चीजों की खेती की जाती है, और कुछ खास नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी की बात करें तो ज्यादातर मिट्टी क्या होती है कि पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियां क्या होती हैं, दल बदली होती हैं, यानी कि हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है। और इन मिट्टियों में क्या होता है, विशेषकर बागवानी फसलों की खेती की जाती है, और उनमें अवसाद भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जिस मिट्टी से लगभग भारत की 43% भाग पे एरिया पे पाई जाती है, और लगभग भारत की पॉपुलेशन का लगभग 68% पार्ट क्या होता है, इसी मिट्टी के कारण पालन पोषण होता है उस मिट्टी का। तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र पे 43% पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ को जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको
नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है नवीन जलोढ़ मृदा को। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, जो जलोढ़ मृदा होती है इसको कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नवीन कछारी मृदा को क्या कहते हैं और पुरानी कछारी मृदा को क्या कहते हैं, तो आप वही समझिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में ही बात की जाएगी। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों को पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी फ्रेंड्स आपको बताया कछारी मिट्टी भी कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो लावा के प्रवाह से क्या हुआ फ्रेंड्स? दो मिट्टियों का निर्माण हुआ, लेकिन जो लावा था, क्योंकि ये लावा जब भूमि के बाहर आया तभी तो हमने उसको देख पाया, तो वो लावा किस मिट्टी था? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित था, तो उसकी काली मिट्टी का। और जो पृथ्वी के अंदर रह गई वो मिट्टी में से क्या था? वो मिट्टी जो कि पृथ्वी के अंदर रह गई, वो जो लावा अंदर रह गया उससे ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ, तो उससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें क्या लावा के प्रवाह, तो जब भूमि के बाहर आ जाएगा लावा तभी तो उसका प्रवाह होगा, तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है, तो धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए एसएससी में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है? तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण हुआ? लेटराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देते हैं, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? जो काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और जो भारत में बात करें काली मिट्टी का, तो महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? देखिए यूपी पीसीएस में और एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? काली मिट्टी का, क्योंकि सब कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रेगुर मिट्टी क्या है? तो रेगुर मिट्टी कपास काली मिट्टी का पुराना नाम, यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? जो मिट्टियां मैंने आपको बताया था, नदियों द्वारा जब बाढ़ के कारण क्या होता है, जो जितनी भी फसलें होती हैं उनमें, क्योंकि जब अगर नदियों के आसपास के एरिया में जब बाढ़ आएगी तो वो जितना भी फसल वगैरह जो भी पाएगा नदियां अपने साथ बहा के लाती हैं। और उस बहा के लाई गई नदियों के द्वारा मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है, जो भी आसपास की जैसे कोई भी खेत वेत वगैरह पड़ता है उसमें जितना भी खाद वगैरह पड़ा होता है वो भी सारा सारा बह के चला आता है। तो उस कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किस मिट्टी में होगी? जो कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई है, तो उसको किस मिट्टी हो गई? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी किसका विस्तार है? काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी भारत में जो मालाबार तट है उसका जो पश्चिमी घाट है इसमें बहुत ही अधिकतर, और साथ साथ जो यहाँ पे ये वाला ये मेघालय के आसपास का जो एरिया है गारो खासी जयंती है यहाँ पे भी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालाबार तट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।